हेपेटाइटिस बी बेहद चुपके से लीवर को क्षतिग्रस्त कर सकता है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, क्योंकि इसके लक्षण बेहद सामान्य नज़र आते हैं और इनिशियली स्टेज में यदि जिसका पता लग जाए तो बहुत ये तक बचा जा सकता है। तो डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी के क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसका निदान किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। ये टॉपिक पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हेपेटाइटिस आज बहुत ही कॉमन है, और जिस तरीके से जितने तरह तरह के ड्रग आ रहे हैं, ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी होता है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, जो कि कॉमनली यूज होता है टर्म एज ए सिनोनिमस, एक्चुअल में इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटोसाइट। जो लीवर पेरेन्काइमा है उसकी क्षति होती है, इन्फ्लामेशन होता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसे हेपेटाइटिस हो चुका है। जैसा कि कॉमन बात है कि लीवर एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसका कि वजन 1.5 kg होता है, और ये शरीर के बॉडी का 2 से 2.5% बनाता है। और ये देखा गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल होते हैं हिपेटोसाइट, उसमें कफर सेल्स होता है। कफर सेल्स जो कि ये कोई भी जो टॉक्सिस मटेरियल है, जो इन्फेक्टिव मटेरियल है, वो कफर सेल्स उसको इन्गल्फ करता है, और ये प्रोटेक्टिव है फॉर द लिवर इन्फ्लामेशन और लिवर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये देखा गया है कि अगर किसी तरह का अटैक होता है, किसी तरह की इंजरी होती है, तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है, और इसके वजह से जो इन्फ्लामेटरी चेंजेज आएगी, जो लीवर का जो सेल डैमेज हुआ, तो उस अवस्था में बिलिरुबिन का जो ब्लड लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। ये डायरेक्ट बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट हो सकता है, कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड। ये है कि किस तरीके से कंजुगेशन ग्लूकोनाइड का अटैचमेंट हुआ तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो अगर लीवर के ग्लूकोराइजेशन प्रोसेस में अगर दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगी। इसलिए हम अक्सर हाँ देखा जाता है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये प्री है या ऑर्गेन है या पोस्ट है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग, और इसमें बहुत सारे सिंड्रोम भी हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम, रुबिन जॉनसन सिंड्रोम 1, टाइप 2, इस तरह का जो सिंड्रोम है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। कॉमनली लीवर डिजीज में जो मेन सिम्टम है उसमें हम लोग देखे हैं कि फैटी, पेशेंट बोलता है कि सर हमको चलने में दिक्कत हो रही है, आलसपन लग रहा है, लेजीनेस फील होता है, हेवीनेस फील होता है बॉडी में। और पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि उसमें बार बार वो सोने की कोशिश करता है, स्टेमिना की कमजोरी रहती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो चीज़ें हैं फैटिक का ही एक बृहद रूप है। इसके अलावा देखा गया है कि पेशेंट नौजिया का, वॉमिटिंग का कंप्लेन करेगा। पेशेंट को भोजन देख के नौजिया की टेंडेंसी आती है, भोजन की तरफ उसे भूख लगता है, लेकिन जब वो भोजन का इच्छा करता है तो खाना नहीं खा पाता है। ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, नॉट एबल टू टेक द फूड प्रॉपरली। सो इन चीज़ों को देखना होता है कि ये लीवर डिजीज में तो कॉमन है, बाकी चीज़ में भी हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, पेनोब्रेमा हो सकता है, बट ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस में ये बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा जो है पेन, एक काफ़ी हद तक लिवर डिजीज का एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें कि पेशेंट बोलता है और जनरली राइट साइड में ये पेन होगा, और उसके साथ साथ स्क्लेरल टिश्यू की ये येलोइंग जो हो जाती है, स्क्लेरल टिश्यू जो येलो हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। कभी कभी पेशेंट इचिंग का भी कंप्लेन करेगा, पूरे बॉडी में जनरलाइज इचिंग होगी, खास करके अल्कलाइन फॉस्फेटेज या इस सब चीज़ों को जब ब्लड लेवल में बढ़ जाता है तो पेशेंट इचिंग करता है, और उस केस में वो तरह तरह की मेडिसिन लेता है, और बाद में पता चलता है कि एक विशियस साइकिल, वो मेडिसिन ले रहा है, लीवर डैमेज और हो रहा है, और उसको इचिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ड्रग से। और ये चीज़ देखा गया है कि ये लॉन्ग टर्म में पेरेन्काइमल डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा कराता है। अब दूसरी बात है कि कौन से कॉजेटिव एजेंट है, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिस वजह से लीवर डिजीज हो सकता है। इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो वायरस है, वायरस की वजह से हो सकता है। इम्यून हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, स्क्लेरोजिंग कोलांजाइटिस हो सकता है,
उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी एंजाइम की डिफिशियंसी हो, जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो, या हीमोक्रोमेटोसिस हो, या विल्सन डिजीज जो कि बहुत ही कॉमन है, कॉपर के एक्यूमुलेशन से होता है। उसके बाद कुछ सिंड्रोम जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है, इडियोपैथिक है, जैसे कि गिलपर्ट सिंड्रोम या क्रीगर नजार सिंड्रोम या डुबिन जॉनसन या रोटर सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन टाइप 1 टाइप 2 हो सकते हैं। तो दीज आर द वेरी कॉमन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द हेपेटाइटिस और लिवर डैमेज। सो alcohol is a very common cause in our society, because in most of society alcohol is taken by the person, and it is the most common for the ballooning degeneration। ये ballooning टाइप का कराता है, जैसे फैटी डिजनरेशन होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी कुछ हेपेटाइटिस का लक्षण दिखा जाता है, जिससे बोले थे एक्यूट फैटी डिजनरेशन ऑफ द हेपेटाइटिस। सो इसके अलावा कुछ चीज़ है जिसमें कि पेशेंट भी रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। किसी तरह के आदमी को, जैसे कि दो व्यक्ति हैं लेकिन ड्रग का इफेक्ट पहले में दूसरे तरह का है, दूसरे में ही इज मोर वल्नरेबल फॉर द ड्रग साइड इफेक्ट। सो इस तरह की चीज़ों को हम लोग को देखना होगा कि कौन सी दवा चलानी है नहीं चलानी है, अदरवाइज हम लोग पेशेंट का नुकसान करते हैं बजाय कि फ़ायदा करने के। ये जो चीज़ है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना है कि पेशेंट अल्कोहलिक है या कोई मेडिकेशन ले रहा है, या बर्थ कंट्रोल पिल्स तो महिला नहीं ले रही है। यंग पेशेंट जो आती है सबको कुछ पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, दे आर मोर वनरेबल फॉर द लिवर डिजीज। एंड उसके बाद उससे पर्सनल हैबिट्स, कुछ उसके हैबिट्स भी हो सकते हैं जो पेशेंट के हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, किसी पेशेंट अगर बार बार ट्रैवल का हिस्ट्री देता है या एक्सपोजर होता है तो उस केस में देखा जाता है कि दे आर मोर वल्नरेबल फॉर द हेपेटिक इंजरी और लिवर डैमेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रग इंड्यूस्ड जो हेपेटाइटिस है ये बहुत सारा कॉमन होते जा रहा है। कुछ एंटीबायोटिक्स है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन में देखा गया है कि ये, या HIV एंटी HIV जो मेडिकेशंस है, जिडोबिलिन, डिडानोसिन, उसमें भी लिवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन है। ये तमाम तरह के दवा हैं जो कि हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डॉक्टर चंदन, इसमें और आप कुछ प्रकाश डालें। बहुत सारा मरीजों में देखा जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी हुआ, इसके बाद क्या होता है कि वो इग्नोर कर दिए और धीरे धीरे वही चेंजेस आकर के पैरेंकाइमल चेंजेस हो जाता है। फिर वो बाद में जो है सीरोटिक में चला गया, इसका फिर ध्यान न देने की वजह से फिर लास्ट स्टेज में जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इसको रोका जाए? हाँ डॉक्टर चंदन, आपने सही बताया। कॉज कुछ भी हो, चाहे ड्रग रिलेटेड हो या अल्कोहल रिलेटेड हो या मेडिकेशन से हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ये अगर क्रोनिक रहा तो देखा गया है कि ये आगे चलकर बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग अदरवाइज बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, CT स्कैन है, MRI है, ARCP है, MRCP है, या ब्लड के लिए जो GGT, ALT, AST हम लोग करते हैं। GGT बेसिकली हम लोग अल्कोहलिक पेशेंट के लिए गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज, जो कि बहुत कॉमन इंडिकेटर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए फॉर द अल्कोहलिक पेशेंट। तो इसमें देखा गया है कि अगर ये क्रोनिकली बहुत दिन तक रहता है तो ये आगे चलकर सीरोटिक तो हो जाता है, फिर नोडुलर भी हो सकता है, माइक्रो नोडुलर, और वो सब अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे से दिखता भी है, इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखा गया है कि इस केस में कई बार लीवर का इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक, जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में बहुत ही कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन में। अदर रीजन भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हम लोग टेस्ट कराते हैं उसके लिए। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ टेस्ट है जो कई तरह के डायग्नोस्टिक जांच हो सकते हैं। अगर वो सिंपल हेपेटाइटिस से है तो HIV किट जो कराते हैं। अगर एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के चलते हैं तो उसमें IgM लेवल कराया जाता है, जो ब्लड में हम लोग कराते हैं बेसिकली। अगर C है तो उसमें फिर NTSC जांच की जाती है। अगर ऑटो इम्यून टाइप का मामला लगता है तो उस केस में हम लोग ANA और SNA जो जांच कराते हैं, जो कि मोलिकुलर लेवल पर जांच है, एंटीबॉडी की जांच है। अगर ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, सेकेंडरी नहीं, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। अगर कोलेस्टेटिस की वजह से, अगर बिलियरी सिरोसिस की वजह से अगर हो रहा है
तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जांच की जाती है। उसमें देखा गया है कि ये सिरोसिस के लिए बहुत ही पार्टिकुलर है। अगर ये एस्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है तो पी एंका एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जो कराते हैं, पी एंका इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर द प्राइमरी एस्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड है तो उसका हिस्ट्री लेंगे कि कुछ ड्रग का हिस्ट्री दे रहा है। हिस्ट्री इज ऑलवेज यूजफुल। अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत सारा इटियोलॉजी की ओर हम खुद ब खुद जा सकते हैं और फिर कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना है। पेशेंट से अगर हम 10 मिनट 15 मिनट बात करें, उसकी पूरी ड्रग हिस्ट्री को लें, कहाँ कहाँ पेशेंट गया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन कराया है, तो पेशेंट को हम अनवांटेड जो मेडिसिन है उससे बचा सकते हैं, अनवांटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उससे बचा सकते हैं। और अगर ड्रग का हिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है उस ड्रग का डोज को कम कर दिया जाए तो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस जो है वो कम हो जाएगा, संभावना कम हो जाएगी। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक स्टेटोसिस हो सकता है पेशेंट को, हेमेक्रोमेटोसिस हो सकता है, या हेपेटोसेलुलर ट्यूमर या कैंसर जो हमने बात किया वो सीटी स्कैन से या अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। हालांकि ईआरसीपी और एमआरसीपी भी कराते हैं। ईआरसीपी इज मच बेटर देन द अल्ट्रासाउंड and CT, but is less specific compared to other investigation. So we should very particular which investigation we should go for and how to tackle the patient, how to treat the patient, उसमें मदद करता है। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है हम लोग को। ये चीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिक जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है और मैंने देखा है कि अल्ट्रासाउंड में